नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा से। आज का मेरा यह वीडियो विशेष रूप से हिंदी स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को मैंने पहले के 2 वीडियो में कफन कहानी के बारे में मैंने बताया था कि प्रेमचंद की जो कफन कहानी है उसे ही मैंने सुनाया था। अब उस कफन कहानी से एक प्रश्न है जो विशेष रूप से परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वो है कहानी के तत्वों के आधार पर कफन कहानी की समीक्षा। तो मैं आज के वीडियो में विशेष रूप से इसी विषय पर चर्चा करने वाली हूँ कि कफन कहानी के तत्वों के आधार पर उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कफन कहानी जो है वो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है और प्रेमचंद ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही ये कहानी 1936 ईस्वी में लिखी थी। प्रेमचंद ने वैसे तो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कफन कहानी के ऊपर आक्षेप लगाया गया है या कफन कहानी के ऊपर जितनी सारी आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उतनी शायद ही किसी और कहानी के विषय में किया गया हो। तो हम लोग यहाँ कहानी के तत्वों के आधार पर कफन कहानी की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि कफन कहानी के जो तत्व हैं वो कौन कौन है। कफन कहानी का सबसे पहला तत्व जो है वो है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा वातावरण, पांचवा भाषा शैली और जो छठा है वो है उद्देश्य। ये 6 तत्व जो हैं वो कहानी के महत्वपूर्ण तत्व हैं और इसी के आधार पर कहानियां लिखी जाती हैं। आजकल आधुनिक कहानी में कभी कभी कथा वस्तु नहीं भी होता है, एकालाप के रूप में भी कहानी लिखी जाती है, लेकिन प्रेमचंद की जो कफन कहानी है उनमें यह 6 तत्व जो कहानी के हैं वो इसमें मौजूद है। तो सबसे पहले कहानी का जो पहला तत्व है कथा वस्तु, हम उस पर विचार करते हैं। हालांकि मैंने कहानी तो पहले ही बता दिया, फिर भी मैं संक्षेप में कथा वस्तु यहाँ पे बता रही हूँ। प्रेमचंद की जो कहानी है 3 भाग में है। पहले भाग में ये बताया जाता है कि कफन और घीसू और माधव जो है वो एक झोपड़ी के सामने बैठे हुए हैं और अलाव के सामने बैठे हैं, अलाव में आलू भून रहे हैं और वह झोपड़ी के अंदर बुधिया जो है वो प्रसव पीड़ा में दर्द से तड़प रही है। बुधिया जो है वो माधव की पत्नी है और घीसू माधव का पिता है। वो प्रसव पीड़ा में तड़प रही है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उसे देखने के लिए नहीं जाता है। वो दोनों आलू खाने में ही व्यस्त रहते हैं। उन्होंने एक दिन से कुछ भी खाया नहीं था और इस समय उन्हें बुधिया का दर्द भी नहीं दिखाई देता और वो यहाँ ये बात करते हैं कि अगर ये जल्द ही मर जाती तो हम चैन से रात भर सो भी सकते। तो प्रेमचंद ने इन दोनों के इस व्यवहार का एक अमानवीय उनका चित्रण किया है। अमानवीय चित्रण जो है इस प्रसंग से यहाँ पर हमारे सामने उजागर होता है कि एक स्त्री जो दर्द से तड़प कर मर रही है और उसके खिलाफ उसके लिए ऐसी भावना रखना कि वो मर क्यों नहीं जाती ताकि हम आराम से सो सके, ये बहुत ही निष्प्रिय साबित होता है। इसके बाद क्या है कि घीसू और माधव आलू खाकर आराम से अपनी धोती को ओढ़कर वो सो जाते हैं और बुधिया जो है वो कड़ाह से तड़पती रहती है। तो ये पहले में इतना ही बताया गया है। उसके बाद कहानी का जो दूसरा पड़ाव शुरू होता है, वहाँ
बताया जाता है कि बुधिया जो है उसका देहांत हो चुका है, और जैसे ही माधव झोपड़ी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो मर चुकी है, उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया है। उसके बाद वो विलाप करने लगता है। उसके विलाप को सुनकर गांव की जो औरतें रहती हैं वो वहां पर आती हैं, उनको सांत्वना देने लगती हैं। उसके बाद उन लोगों के मन में विचार आता है कि अब इसकी अंत्येष्टि के लिए इसके कफन का इंतजाम कहाँ किया जाए। तब वो एक जमींदार के पास में जाते हैं उस कफन के लिए पैसे मांगने के लिए, और वहां पे जाके वो अपना दुखड़ा जो है वो बयान करते हैं और कहते हैं कि इसकी मेरे बेटे की पत्नी का देहांत हो गया है और उसके लिए रुपया चाहिए। तो प्रेमचंद जो है उस जमींदार के हाथों उसे 2 रुपये दिलवाते हैं और वो 2 रुपये लेकर वो जाता है। जब जमींदार पैसे देते हैं तो गांव के जो और भी महाजन रहते हैं वो भी उसे पैसे देने लगते हैं, और लगभग 1 घंटे में ही उन लोगों के पास 5 रुपए की एक मोटी रकम जो है वो जमा हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों बाप बेटे जो है कफन लाने के लिए बाजार चले जाते हैं। यहाँ पर दूसरा पड़ाव समाप्त होता है। उसके बाद तीसरे पड़ाव में कफन जी दिखाते हैं कि वो दोनों बाजार जाते हैं। लकड़ियों का तो इंतजाम हो गया है, लेकिन कफन के लिए कई दुकानें वो देखते हैं, रेशमी कफन, सूती कफन, लेकिन उसे कुछ पसंद में नहीं आता और वो आपस में ही बात करते हैं कि अब कफन लेके आखिरकार क्या होगा। और अंत में वो कोई कफन नहीं खरीदते हैं, बल्कि किसी दैवी प्रेरणा से वो एक मैखाने के पास, एक शराब खाने के पास चले जाते हैं और वहां पर वो मदिरा पान करते हैं, और मदिरा पान करके वहीं पर वो मस्ती से नाचते गाते हुए वहीं पे शराब पीकर वो मदहोशी की हालत में बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद कफन कहानी का पूर्ण तत्व है वो है चरित्र चित्रण। और जो चरित्र चित्रण है वो किसी भी कहानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि पात्रों के चरित्रों के माध्यम से ही लेखक जो है अपने भावों को, अपने विचारों को वो प्रकट करता है। अगर देखा जाए तो ये पात्रों के विचार ना होकर लेखक के विचार भी हो सकते हैं। तो कफन कहानी में हम देखते हैं कि मुख्यतः 2 पात्र हैं, घीसू और माधव। और इस कफन कहानी को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि घीसू और माधव दोनों जो है वो बहुत ही कामचोर, आलसी, संवेदन शून्य और अमानवीय व्यक्ति हैं। पहले तो ये एकदम कामचोर है। गांव में काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, मनुष्य के अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। गांव के, चूंकि गांव था, वहां पे बहुत सारे लोग खेती के काम करते थे, तो इनके लिए भी कोई ना कोई काम मिल जाता, लेकिन ये काम करना ही नहीं चाहते थे। अब ये काम क्यों नहीं करना चाहते थे, ऐसा काम करने से क्या था, तो प्रेमचंद ने स्वयं ही लिखा है कि उस समय उस गांव में जो दूसरे मजदूर थे या जो दूसरे किसान थे, उनकी हालत भी घीसू से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जबकि वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन भी देने में असमर्थ थे। और उन लोगों के मामले में अगर घीसू के बारे में कहा जाए तो घीसू बिना काम किए ही वो तंगहाली में जी रहा था, जबकि वो लोग तो काम करते थे लेकिन फिर भी तंगहाली में जीने के लिए विवश थे। तो यदि घीसू कामचोर है तो ऐसा नहीं कि वो काम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां की उस समाज की व्यवस्था ही ऐसी थी कि वहां पर लोगों को काम करने के बावजूद भी 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता था। उनको उनके परिश्रम का, उनके श्रम का सही फल नहीं मिल पाता था। दूसरा ये कि उन दोनों के चरित्र की विशेषता ये थी कि वो, उन दोनों में संतोष और धैर्य बहुत अधिक था। संतोष और धैर्य के विषय में प्रेमचंद जी ने कहा था कि संतोष तो उनके अंदर इतना था कि उनके घर में कोई भी सामान नहीं था।
घर में केवल मिट्टी के ही कुछ बर्तन पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो एकदम संतोष के साथ जीते थे। इधर उधर करके वो अपना जीवन यापन करते थे। कभी किसी के खेतों से आलू लेकर आ गए, कभी किसी के खेत से गन्ने लेकर आ गए, और उसी को चूस कर वो अपना जीवन यापन कर लेते थे, लेकिन वो काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनमें बहुत ही संतोष और धैर्य था। घर में मिट्टी के ही मात्र कुछ बर्तन थे, लेकिन फिर भी दोनों तंगहाली में जिए जाते थे। उनके चरित्र की तीसरी विशेषता जो उभर कर आती है वो ये है कि वो दोनों पात्र जो थे वो बहुत ही विचारशील थे, और वो उस समाज में रहते हुए समाज के लोगों की दुर्दशा को भली भांति देख रहे थे। वो देख रहे थे कि जिस समाज में मेहनत करने वाले भी भूखे मर रहे हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उस हालत में वो अपना जीवन बेपरवाह लोगों की तरह वो जी रहे हैं। वो आलू को छील कर खाते हैं, भरपेट पानी पीते हैं, और अजगर की तरह केंडुलियां मारकर वो पड़े हुए रहते हैं। इस समय ये दोनों पात्र जो हैं हमें संत मलुकदास जी की याद दिलाते हैं, जिनकी कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। घीसू और माधव के चाहे वो जितने भी नकारे हो, लेकिन वो दुर्बल बिल्कुल भी नहीं थे। कभी भी शोषक वर्ग उनका शोषण नहीं कर सके, क्योंकि घीसू और माधव को शोषक वर्ग की दुर्बलताओं का भली भांति परख थी। वो जानते थे कि किस हालत में वो शोषितों का भी शोषण कर सकते हैं। इसलिए उनको काम पर भी तभी बुलाया जाता था जब जमींदार को भी पता होता था कि जब दो लोगों के बदले एक व्यक्ति का ही मेहनताना उनको देना पड़े, ये जानते समझते बुझते भी लोग उनको काम पर बुलाते थे, और उन लोगों के सामने और कोई चारा भी नहीं होता था। इसकी अच्छी परख जो थी वो प्रेमचंद को थी कि उस समय की कोई न्यूनतम मजदूरी जो थी वो समाज में नहीं थी, और लोग जो जमींदार महाजन जो थे वो मनचाहे रूप से लोगों से अपनी वसूली किया करते थे। इसलिए प्रेमचंद ने बखूबी से इन चरित्रों के माध्यम से इन सभी बातों को उठाया है। यही घीसू और माधव के का जो चरित्र है उसका बहुस्तरीय रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। एक तो वो निकम्मे है, कामचोर है। दूसरे घीसू और माधव वे हैं जो दर्द से छटपटाती हुई बुधिया के प्रति बेपरवाह है, और उस समय पढ़ते हुए पाठक को ये लगता है कि वो अमानवीयता की पराकाष्ठा है, लेकिन वो लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको अपने बहू के प्रति या माधव को अपनी पत्नी के प्रति तनिक भी स्नेह नहीं था, बल्कि वो गरीबी और असहायता के नाते ऐसा करते हैं। उनके चरित्र के बारे में यहाँ एक और चीज प्रेमचंद उल्लेखित करते हैं कि घीसू और माधव जो थे वो बेपरवाह थे। इसलिए जब माधव कहता है कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा हो गया तो उसका लालन पालन कैसे होगा, उसके लिए सोट गुड़ का इंतजाम कैसे होगा, तब घीसू कहता है कि जो लोग अभी हमें पूछते भी नहीं हैं वही लोग इन सारे चीजों के लिए हमें पैसा देंगे। ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। वही एक तरफ जब कफन के पैसे से ये लोग दारू और तली हुई मछलियां खा जाते हैं, उसके बाद जब माधव पूछता है कि अब हम उसके लिए कफन कहाँ से लाएंगे, क्या वो बिना कफन के ही जाएगी, तब घीसू एक दार्शनिक अंदाज में कहते हैं कि नहीं, ये गांव वाले ही इसे कफन देंगे। तो उसे
इन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के बारे में सही पता था, इसलिए घिसु ऐसा कहता है। तीसरा एक चरित्र उभर कर आता है, उसमें घिसु वो है जो पैसा मिलने पर शराब पीते हैं, लेकिन शराब पीते हुए भी बुधिया का ध्यान उनके दिमाग से निकल नहीं पाता। वो बुधिया को याद करते हैं और माधव तो यहां तक कहता है कि उसने कितना दुख सहा होगा दादा। लेकिन यहां पर भी घिसु का दार्शनिक रूप सामने आता है और वो कहता है कि खुश हो जा बेटा कि वह इतनी जल्दी माया मोह से मुक्त हो गई। तो प्रेमचंद ने घिसु और माधव के जहां अमानवीय कृत्य को दर्शाया, बल्कि उन्होंने समस्त दलित समाज का अपमान किया है, यह कहना बिल्कुल गलत साबित होता है। वो बुधिया की देखभाल नहीं कर सके क्योंकि वो भूखे थे। भूख और बीमारी, गरीबी एक ऐसी पीड़ा है जिसे लोग चाह कर भी नहीं भूल पाते हैं। तुलसीदास ने भी कहा है कि पेट की आग से बड़ी आग दुनिया में दूसरी कोई भी नहीं है, और इस पेट की आग के कारण ही इंसानों की सोचने समझने की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। कुछ यहाँ घिसु और माधव की ऐसी ही स्थिति हो गई थी। तो प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से ये दर्शाया था कि इनके जो पात्र हैं वो कामचोर है, निष्प्रिय है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो विचारशील है। और प्रेमचंद ने इन नकारात्मक पात्रों के आधार रूप मानकर इस समाज का हमारे समक्ष एक पूरा विश्लेषण कर देते हैं। इसके पश्चात कहानी के और भी 4 तत्व है: संवाद, वातावरण, उद्देश्य और देश का। लेकिन एक ही वीडियो में समस्त तत्वों पर विचार विमर्श करना संभव प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इसके आगे के वीडियो में जो और 4 तत्व बाकी हैं उसकी तत्वों के आधार पर समीक्षा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।